हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सरकार के अधिकार और दायित्वों की। आपका चैप्टर नंबर 75 है ना। इसके बाद बहुत कम चैप्टर्स आपके रह गए हैं। मैं लगभग अगर ये कहूँ कि 80 to 85% लगभग आपका जो ये पॉलिटी है वह कवर हो चुका है, तो गलत नहीं होगा। अब तक 74 आपके जो लेक्चर्स है वह हो चुके हैं इस सीरीज के। ये आपके लिए बहुत सारे बच्चे पीडीएफ एंड नोट्स का एक कंसर्न रहता है बच्चों, तो @मंजू PW यूपीएससी वाला ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। स्कैन करके उसको ज्वाइन कर ले, सर्च करके कर ले, तो क्लासेस का पीडीएफ नोट सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2025, ऐसे बच्चों के लिए आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी के लिए नो डाउट। पर अगर 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास काफी टाइम है, तो पीडब्ल्यू ओनली इस प्रारंभ पर बच्चों आर्ट एंड कल्चर जो क्लास 11 का फाइन आर्ट का एनसीईआरटी है वो मैं यहाँ पर लाइव सेशन लेती हूँ। एक आपका ट्यूसडे को होता है और अपकमिंग सैटरडे को होगा, 12 बजे होता है, ठीक है। 12 PM पर ये सेशन यहाँ पे लाइव होता है। तो आप नेक्स्ट जो चैप्टर है, 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। सबसे पहले समझो कि आखिर हमें इसमें पढ़ना आखिर है क्या। सरकार के अधिकार और दायित्व का मतलब क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार में एक केस आया था, बिहार मिथिला, आपने सुना है क्या? मिथिला, क्या आपको कुछ याद आता है इससे? तो देखो, बिहार मिथिला में एक व्यक्ति थे ठाकुर दास करके, ठाकुर चंद्रदास। उन्होंने एक केस किया था भगवान राम के प्रति। उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण ने सीता माता है उनका उत्पीड़न किया और वनवास भेजा। तो ये जो केस किया गया, आखिर वह किस संदर्भ में किया गया? अब त्रेता युग तो अभी चल नहीं रहा, वहां अगर हम उस जिस धोबी के द्वारा कहा गया था भगवान राम को टोंट मारा गया था और उन्होंने उसके बाद वनवास दे दिया गया था, तो आखिर ये सारी जो चीजें हैं, अब हम गवाही के लिए ना तो किसी को बुला सकते हैं और ना ही उस वक्त हम अब सजा भी नहीं दे सकते हम उस समय में जाकर किसी को। तो यहां पर देखो कि ये जो केस है आखिर में फाइल कैसे किया गया था। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और ये है आपका लीगल एंटिटी का, लीगल पर्सन या लीगल एंटिटी। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी के खिलाफ कोई केस दायर करते हैं। जैसे कि हाल ही में मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि जो अमूल कंपनी है, ठीक है, इसका जो मिल्क आता है, अमूल का जो मिल्क आता है, उसको लेके एक व्यक्ति उपभोक्ता जो आपका शिकायत केंद्र है ना, उसमें जाने की बात कर रहा है कि यहाँ पर लोगों को जो है वह किस तरह से मिक्स चीजें जो है, इस तरह के प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। तो यहां पर देखो कि अगर हम किसी कंपनी की बात करें, आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। केस क्यों कर सकते हैं? केस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसको एक विधि, एक कानूनी इकाई माना गया है ना। तो यहां पर देखो कि हम देखेंगे कि लीगल एंटिटी में रिवर्स भी शामिल है ना। रिवर्स जैसे कि अब नदी खुद तो उठकर आएगी नहीं, बट यमुना नदी को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर की गई और उसमें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज को लेकर जजमेंट दिया कि हम बेसिकली इस मुकदमे या इस याचिका को कुछ ऐसे ही मानेंगे जैसे कि ये खुद उसके द्वारा लाकर दायर की गई। तो एक कानूनी जो व्यक्ति का दर्जा है वो हमने किसी पशु को भी दे दिया, एक हमने विधिक व्यक्ति का दर्जा रिवर को भी दे दिया, गॉड को भी दे दिया, है ना। तभी तो राम का केस आया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए लीगल एंटिटी है तो आप उसके खिलाफ जो केस है वह कर सकते हैं, वो केस जाके दायर कर सकता है। तो अब देखो केस में हम शुरू करेंगे अधिकार और दायित्व में। सबसे पहली बात ये देखो कि जिस वक्त हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जन 1950, और इसके पहले बहुत सारी ऐसी संपत्तियां थी जो या तो राजा रजवाड़ाओं की थी या फिर ब्रिटिशर्स की थी। तो यहां पर क्या है कि केंद्र और राज्य की संपत्ति आखिर उस वक्त क्या कही गई, केंद्र और राज्य की संपत्तियां। तो इसमें 5 बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहली बात है उत्तराधिकार, ठीक है, कि हमें संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से ऐसी कुछ संपत्तियां थी जिनका मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो केंद्र और राज्य के अधीन आ गई। राजगामी व्यक्तिगत स्वामी विहीन संपत्तियां केंद्र व राज्य के अधीन आ गई। सागरीय संपदा की बात करेंगे, सरकार के अधीन आ गई। विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिकरण, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिकरण। और इस क्वेश्चन में बच्चों यूपीएससी ने यह पूछा था कि मान लीजिए अल्पसंख्यकों की जमीन अगर आपने ली है तो क्या अब आपको इसके लिए अनिवार्य क्षतिपूर्ति देनी होगी या किसी ऐसे व्यक्ति
जैसे कि सरकार रोड बना रही है तो सरकार क्या कर ले, किसी की जमीन ले ले जिसपे वो खेती कर रहा हो, तो क्या अब उसको क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी, कंपनसेट करना होगा, अनिवार्य कंपनसेट क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आया था। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण की क्या किसी संपत्ति को बेच सकता है, खरीद सकता है, किसी व्यवसाय के लिए दे सकता है, एक्सेट्रा। तो ये केंद्र और राज्य की संपत्तियों की बात हम करेंगे और इसमें हम 5 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखो, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। क्या आप देखोगे कि भारत सरकार के विरुद्ध या किसी गवर्नमेंट के विरुद्ध इस तरीके के वाद किए जा सकते हैं, या तो उस सरकार के द्वारा वाद या फिर सरकार के विरुद्ध वाद, ये दोनों ही चीजें हो सकती है। एक तो हम बात करेंगे अनुबंधों की, दूसरा हम बात करेंगे नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी की। मान लो अभी आपने देखा, अभी आपने हथरस में देखा कि एक जो बाबा है ना, उन बाबाओं के दर्शन और प्रवचन के लिए बहुत सारे लोग गए थे और ऐसे में वहां पे भगदड़ मच जाती है। तो अब क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या वो आंखें मूंद ले कि नहीं भाई कुछ हुआ ही नहीं? कोई तो जिम्मेदार होगा उसके लिए। भले ही जनता को क्यों ना आप उनकी जागरूकता कम समझे कि आप किसी भी तरह के, किन्हीं भी तरह के जो लोग हैं उनके यहाँ जा रहे हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि महिलाएं इस तरह की चीजों से ज्यादा ग्रसित हो जाती क्योंकि वो फ्री हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं कर पाता इंसान तब इसी तरीके से बाबा और भाग्य का सहारा लेता है। तो यहां पर देखो, अच्छा है कि हम पढ़ाई लिखा और आगे वो हम एक सुरक्षा के नाम पे एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे भी ऐसे मैंने नोटिस करी है बच्चों, कि सुरक्षा के नाम पे शुरू से ही जो औरतों को घर में रखा जाता है और बाद में यही जब वो समाज को नहीं समझ पाती, देश को नहीं समझ पाती, अपने घर के बाहर के एनवायरमेंट को नहीं समझ पाती, और इसलिए सबसे ज्यादा चाहे ठगी की बात कर लो, अपराध की बात कर लो, चाहे लोग और इस तरह के बाबाओं के पास जाने की बात कर लो, सबसे ज्यादा शिकार होती है वुमेन्स। क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि उनको सुरक्षा के नाम पे जब घर में रखा जाता है और जब एक समय के बाद, जब आफ्टर मैरिज है ना, आफ्टर पेरेंटिंग, आप देखेंगे कि उनके बाद वो एक सक्षम हो जाती है कि चलो घर के बाहर निकला जाए, और ऐसे में वो सक्षम नहीं होती हैं एक्चुअल में बाहर निकलने के लिए। तो यहां पर देखो कि नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, एक बड़ा प्रश्न है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स हैं, उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट है लोक अधिकारी। अब एक सिविल सेवक के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया या नहीं किया गया जिससे एक व्यक्ति जो है वह प्रभावित हो रहा है, ऐसे में क्या होगा, लोक अधिकार के विरुद्ध। क्या आप किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी तरह का दावा कर सकते हैं? सो राष्ट्रपति, राज्यपाल की बात करेंगे, मंत्री मिनिस्टर्स की बात करेंगे, न्यायिक अधिकारियों की बात करेंगे और लोक सेवक की बात करेंगे। क्या इन चारों के विरुद्ध आप किसी तरह का जो वाद है वह दायर कर सकते हैं? तो यहां पर बस सरकार के अधिकार और दायित्वों की बात हमें यहां पर करनी है। ये चैप्टर आपका गवर्नेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, करंट अफेयर में पॉलिटिकल रिलेटेड या फिर इस तरह से कोई प्रश्न आ जाता है, तब भी आप इस तरह के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलो अब हम करके एक एक चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि आखिर केंद्र और जो ये अधिकारों और दायित्व की बात की गई, सरकार के अधिकार और दायित्व, ये आखिर संविधान में कहां पर मेंशन है? सरकार के अधिकार व दायित्व, ये आखिर मेंशन कहां कहां पर है? संविधान के किस भाग में कहां पर इनकी जो चर्चा है वह की गई है? तो आप देखेंगे कि संविधान का है भाग 13 और अनुच्छेद 294 से 300। संविधान लिख लो जरा, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। अकेले में बहुत पहाड़ वाला काम है, अकेले में नोट्स आपसे नहीं बनेगा, खुद से बनाओगे ना नहीं बनेगा, वो डिसिप्लिन नहीं आता। अभी थोड़ा सा कष्ट होगा कि कौन साथ साथ में लिखे, पर लिखना तो है ही, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि आगे चीजों को याद करना है ना। तो भलाई इसी में है कि आप लिख ले। तो संविधान के भाग 13 में, संविधान के भाग 13, ठीक है, संविधान के भाग 13, और जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, संविधान के भाग 13 में और अनुच्छेद 294 से लेके 300 तक सरकार के अधिकार व दायित्वों की जो बात है वह कुछ कुछ की गई है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि सरकार व राज्यों की, सरकार व राज्यों की संपत्ति, संविदा, संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं,
अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं व वाद, है ना, जो केसेस अगेंस्ट फाइल किए जाते हैं, ये सब इसमें शामिल है। ये सब क्या है, इसमें शामिल है। ठीक है, अब आगे देखो कि बेसिकली संविधान ने क्या व्यवस्था की है कि जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकार है, हम उनके खिलाफ क्या किसी तरह का केस फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए सर जो व्यवस्था है आखिर वह संविधान में क्या की गई है, तो सबसे पहली बात इस बात को याद रखो कि संविधान ने केंद्र व राज्य को केंद्र व राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति माना, एक वैधानिक व्यक्ति माना। ठीक है, और अगर आप वैधानिक व्यक्ति का मतलब हम देखेंगे, एक वैधानिक व्यक्ति माना, तो एक लीगल पर्सन क्या होगा, लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन, न्यायिक व्यक्ति, जिसके खिलाफ आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, है ना। तो लीगल या ज्यूरिस्टिक की हम बात करेंगे। ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन होगा कि विधि या कानून जिन पर मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है। विधि या कानून, विधि या कानून, बच्चों नोट्स बनाओ, जिन पर मुकदमा करने की अनुमति देता है, मुकदमा करने की अनुमति देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक लीगल पर्सन कहेंगे। और इसी तरह से केंद्र व राज्य एक वैधानिक व्यक्ति हैं। संविधान केंद्र व राज्य को क्या कहता है, एक वैधानिक व्यक्ति है, और इसीलिए ये इस पर मुकदमा दायर करने की हमें अनुमति है। इसके अलावा अगर हम भगवान की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम रिवर्स की बात करें, ठीक है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की बात करें, जो कॉर्पोरेशन से, इन सभी को कोर्ट के द्वारा ट्रीट किया जाता है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, है ना। इन सभी को कोर्ट के द्वारा ट्रीट किया जाता है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। सो चाहे यही इसलिए हमने भगवान राम के केस की बात की। ठीक है, कि बिहार में जो ठाकुर चंदन सिंह है मिथिला से, उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण के खिलाफ एक याचिका दायर करी कि माता सीता को वनवास दिया, उत्पीड़न हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट कहता है कि भैया आप त्रेता युग में हम जाए कैसे, और त्रेता युग में हम कैसे आखिर इस चीज को सॉल्व करें, किसकी हम गवाही ले और किसको हम सजा दें, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये सारी बातें, ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया कि यहाँ पर सरकार के कुछ अधिकार है तो कुछ दायित्व है ना। अधिकारों में यहाँ पर हमें संपत्ति की बात करनी है, तो हमने बात की कि भाग 13 में इसकी बात जो है वह की गई है, और इसके अलावा 294 से आर्टिकल 300 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें इसको कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया कि सरकार व राज्य जो है, सरकार व राज्य जो है वो संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं व वाद शामिल है। ये सारी चीजें क्या है, शामिल है। ठीक है, और इसमें हमने जाना कि संविधान ने क्या किया है, तो संविधान ने केंद्र और राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति की तरह का जो दर्जा है वह दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान ने केंद्र व राज्य को एक वैधानिक व्यक्ति माना। एंड व्हाट इज वैधानिक व्यक्ति, एक लीगल पर्सन या एक ज्यूरिस्टिक पर्सन, मतलब विधि या कानून जिन पर मुकदमा दायर करने की जो अनुमति है वह मिल जाती है, इसे हम एक विधिक व्यक्ति मानेंगे, एक लीगल पर्सन मानेंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये सब इसमें शामिल होंगे, भगवान, जानवर, रिवर्स, है ना, एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट था। अब हम चलते हैं आगे केंद्र व राज्यों की संपत्ति पर, और इसमें एक एक करके हम समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराधिकार की, है ना। सबसे पहले हम केंद्र व राज्यों की संपत्ति की बात करते हैं, और इसमें बच्चों हम बात करते हैं उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार या सक्सेशन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक पिता के द्वारा जो पुत्र है उसको अपनी संपत्ति दे दी जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों कि जब संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जन 1950। और संविधान लागू होने के पूर्व की जो ब्रिटिश राजाओं और जो ब्रिटिशर्स और राजाओं की जो संपत्ति थी, ब्रिटिश अधिकारियों
राजाओं की रियासत भी तो थी, है ना, और राजाओं की रियासत। तो जैसे ही संविधान लागू होता है तो ये सब किसके अंतर्गत आ गई, ये सब केंद्र व राज्य के अधीन आ गई, केंद्र व राज्य के अधीन आ गई। मतलब अब ये जो संपत्ति है भाई ब्रिटिशर्स की नहीं है, अब ये संपत्ति केंद्र की है या तो राज्य की है। आया समझ में? ये सारी संपत्तियां संविधान लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के स्वामित्व में आ गई, और ना केवल केंद्र व राज्य के स्वामित्व में आई, बल्कि इस स्वामित्व के अलावा इन्हें अगर कोई स्वामित्व के साथ साथ अधिकार व अधिकार के साथ साथ अगर कुछ दायित्व है तो वो भी मिले, है ना। स्वामित्व, अधिकार, दायित्व, ये सारी चीजें अब किसकी हो गई, सरकार की हो गई। जो भी बाध्यताएं इससे जुड़ी हुई थी वो सारी बाध्यताएं अब सरकार की हो गई। आगे समझ में, है ना। एक तारीख की बात की और जाना कि जो ब्रिटिश अधिकारी और जो राजाओं की रियासतें और सारी चीजें, इनकी जो संपत्ति थी वो केंद्र व राज्य सरकार के स्वामित्व में आ गई, अधीन आ गई। स्वामित्व शब्द भी लिख लो, ठीक है। पहला तैयार हो गया। आओ दूसरा पॉइंट समझें। दूसरा पॉइंट कहता है राजगामी, व्यक्तिगत और स्वामी विहीन। देखो राजगामी का मतलब क्या होता है, राजगामी का मतलब हुआ बच्चों कि मान लीजिए जो उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार किसका होगा, उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद का उत्तराधिकार, ठीक है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होगा, उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद हमने देखा राजगामी। व्यक्तिगत का मतलब होता कि मान लो जब उचित प्रक्रिया नहीं है तो अधिकार चला जाता है, उचित प्रक्रिया के, उचित प्रक्रिया के अभाव में या उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की जब समाप्ति हो जाती है, व्यक्तिगत हो गया, लैप्स हो गया, अधिकारों की समाप्ति, इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत हो जाना, ठीक है। और तीसरा है स्वामित्व विहीन, मतलब बिना मालिकाना हक वाली संपत्तियां, बिना मालिकाना हक, कोई मालिक ही नहीं है, बेनामी संपत्ति टाइप की, बिना मालिकाना हक वाली संपत्तियां, ठीक है। तो देखो ये तीनों तरह की जब हम संपत्तियों की बात करेंगे तो ये राज्य व केंद्र के अधिकार में होंगी, राज्य व केंद्र के अधिकार में होंगी, ठीक है। ये राज्य व केंद्र के अधिकार में होगी। इसके अलावा देखो कि मान लीजिए किसी संपत्ति का कोई वैधानिक स्वामित्व नहीं है, विधि के अनुसार अगर कोई वैधानिक स्वामित्व नहीं है तब ऐसे में क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछती हूं, प्रश्न देखो जरा। केंद्र व राज्यों की संपत्ति के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। भारत में किसी संपत्ति का वैधानिक स्वामित्व ना होने की दशा में राज्य के अधीन ये संपत्तियां होगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और मूल्यवान तटीय चीजें राज्य में निहित होगी। अभी फिलहाल हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, तो वैधानिक स्वामित्व अगर नहीं है तो ये राज्य के अधीन होगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वैधानिक स्वामित्व अगर नहीं है तो ये जो संपत्तियां हैं वह केंद्र के स्वामित्व में आ जाएंगी। किसके स्वामित्व में आ जाएंगी, केंद्र के स्वामित्व में आ जाएंगी। बस इसी बात को आप नोट्स में लिख लो कि वैधानिक स्वामित्व नहीं है तो केंद्र का अधिकार होगा। वैधानिक स्वामित्व अगर नहीं है, कोई ऐसी संपत्ति मिलती है, तब क्या होगा, केंद्र का अधिकार होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चले, नेक्स्ट देखो, दो हो गया है ना, दो हो गया। अब तीसरा चलते हैं, सागरीय संपदा, विधि द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण और कार्यकारी शक्ति। सागरीय संपदा मतलब क्या, जैसे कि हम देखेंगे कि भारत की अगर हम तट रेखा की बात करें, ठीक है, तो भारत की जो तट रेखा है, जल से लेके जो आधार रेखा, जो आधार से लेके जो तट की रेखा है, या फिर हम यहाँ पे महाद्वीपीय
मग्न तट की बात करें, महाद्वीपीय मग्न तट है, ठीक है, या फिर हमारा, तो ये सारे जो चीजें हैं ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगी? सागरीय संपदा। या फिर यहां पर मान लीजिए कि जो समुद्र तट है उसके नीचे की जो भूमि है ना, या फिर इसमें कोई खनिज है, या इसमें कोई अन्य मूल्यवान खनिज है, कुछ अन्य कुछ भी है अन्य मूल्यवान, तो इन सभी पर किसका स्वामित्व होगा? तट रेखा, आधार रेखा, महाद्वीपीय मग्न तट है, भूमि है, खनिज है, इन सब पर आखिर किसका अधिकार होगा? ये भी एक प्रश्न था। ठीक है, तो मान लो कि किसी, जैसे कि तमिलनाडु है, ठीक है, तो किसी राज्य का राज्य क्षेत्रीय तट है, तो क्या इस पर राज्य का अधिकार होगा? ऐसे में तो एक राज्य कह दे कि भाई मैं दूसरे राज्य के जहाज ही नहीं खड़े करने दूंगा, या वहां से कुछ नेविगेशन का सिस्टम ही नहीं होगा। तो यहां पर देखो कि इन सभी पर बच्चों, इन सभी पर संघ का अधिकार होगा। किसका? केंद्र का अधिकार होगा, संघ का अधिकार होगा, संघ का अधिकार होगा, और राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता। अब यहां पर देखो एक और शब्द आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यूपीएससी पूछ भी चुका है कि इसकी सीमा कितने नॉटिकल मील तक होती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब मान लीजिए कि इस तट रेखा से हमारी जो आगे 200 नॉटिकल मील, और नॉटिकल मील का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लंबाई, दूरी, इन सभी को मापने के लिए कोई ना कोई एक पैरामीटर का यूज करते हैं, वैसे ही जब हम समुद्री दूरी को मापते हैं तब हम मापते हैं नॉटिकल मील से। और इसलिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र की हम बात करें तो ये हमारी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक, है ना। तो यहां पर जो अधिकार है वह किसका है? केंद्र का है, संघ का अधिकार होगा। यहां पर राज्य का जो अधिकार है वह नहीं होगा। क्लियर? अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या हमें अनिवार्य संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। अनिवार्य अधिग्रहण मतलब सरकार चाहे तो जबरदस्ती हमारी जमीन ले ले, ये वाला अनिवार्य अधिग्रहण। जैसे कि पहले देखो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था तो मान लो किसी जमींदार के पास अगर 100 गांव है तो सरकार फिर या तो उसको पैसा दे दे, सरकार यही करेगी ना, या तो सरकार उसको 100 गांव का पैसा देगी उस व्यक्ति को, तब जाके वो संपत्ति खरीदेगी, फिर जाके उसको बाकी किसानों में बांटेगी। एक तो भूमि सुधार का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अब सब कुछ अगर सरकार का है, भारत सरकार का है, तब ऐसे में सब ऑलरेडी चीजें जो है वह भारत सरकार की हो गई, कोई पैसा वैसा नहीं दिया। तो एक क्या अनिवार्य अधिग्रहण हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है ना। तो देखो इसी अनिवार्य अधिग्रहण, चूंकि इससे समाजवादी जो चीजें हैं, समाजवादी लक्ष्य को हमने प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत चीजें थी, मतलब व्यक्तिगत कानूनी तो था कि संपत्ति का अधिकार हो, कि एक राजा ये कहे कि उसके राज्य क्षेत्र में, जैसे 565 से ज्यादा रियासतें थी, है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उन्होंने भारतीय संघ में विलय से, आप देखिए कि शुरू में तो नहीं मान रहे थे ना भारतीय संघ में विलय के लिए। तो अगर मान लीजिए 565 रियासतें होती और ये सभी उनके अपने ही अधिकार क्षेत्र में होता, वो राजा अपना कभी जो विशेष अधिकार है, जो उसका क्षेत्र है, उस पर अपना अधिकार ही नहीं छोड़ता, पर फिर हम कैसे एक भारत संघ की कल्पना करते। तो आज पूरी मुख्य भूमि की बात करें या द्वीपों की बात करें, सब पर सरकार का अधिकार है। अभी भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो ये कावेरी नदी विवाद या फिर और भी आप इस तरह के डिस्प्यूट सुनेंगे, तो इसमें यह कहा कि कोई राज्य इसको दावा नहीं करेगा कि ये रिवर उसकी है, क्योंकि ये सारी संपदा किसकी है? भारत की है ना। और इन सभी वो जो मामले हैं उसको संघ देखेगा, राज्य नहीं देखेगा। तो यहां पर ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। तो देखो इसमें आपको याद रखना है कि ये अनिवार्य अधिग्रहण के लिए संसद और राज्य विधानमंडल निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है। तो विधि द्वारा अनिवार्य ग्रहण कौन कर सकता है? ये कर सकता है संसद व राज्य विधानमंडल दोनों, संसद व राज्य विधानमंडल, ठीक है, दोनों संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकते हैं। अब आया जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण मतलब आप मना नहीं कर सकते, वो तो ले लेगी सरकार, ठीक है, अनिवार्य अधिग्रहण। लेकिन इसमें कहा, इसमें एक कंडीशन रख दी कि इसके अतिरिक्त, इसमें दो बातें छोड़ दी। इसमें कहा कि कुछ ऐसे प्रावधान है जो इसमें नहीं आएंगे, अतिरिक्त प्रावधान मतलब जो इसमें शामिल नहीं हो रहे या इसके अपवाद है। तो
तो इसमें पहली बात तो ये कही कि मान लीजिए अल्पसंख्यक, अगर अल्पसंख्यक संस्थान है और इनके लिए अगर अनिवार्य अधिग्रहण आप कर रहे हो तो आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि संवैधानिक कर्तव्यों को, मतलब क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को समाप्त कर दिया। संवैधानिक क्षतिपूर्ति मतलब इसका मतलब क्या है कि संविधान कह रहा है कि भैया कंपनसेट करो, क्षतिपूर्ति दो, तो संवैधानिक क्षतिपूर्ति, संवैधानिक क्षतिपूर्ति, संवैधानिक क्षतिपूर्ति के कर्तव्य को दो स्थितियों में नहीं लागू किया। ठीक है, संवैधानिक क्षतिपूर्ति इसमें लागू नहीं है, ध्यान रखना। संवैधानिक क्षतिपूर्ति इन दो स्थितियों के अतिरिक्त किसी में लागू नहीं है। अतिरिक्त प्रावधान क्या हो गए, एक तो अल्पसंख्यक संस्थान हो गए और दूसरा किसी व्यक्ति की भूमि जिसपे वह निजी खेती करता हो, किसी व्यक्ति की निजी खेती की भूमि, निजी खेती की भूमि। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सरकार इस तरह की भूमि का अधिग्रहण करती है तो क्या वह अनिवार्य क्षतिपूर्ति देगी? हाँ देगी, केवल इन्हीं दो मामलों में देगी, इसके अतिरिक्त और कोई मामला ऐसा नहीं है, और इसके अतिरिक्त और कोई मामला ऐसा नहीं है। तो अगर अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि ले रही है तब भी वो एक कंपलसरी जो कंपनसेशन है वह दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कंपनसेट कर रही है, और किसी व्यक्ति की निजी खेती की भूमि है तो उसमें भी कंपनसेट कर रही है। एक बात और, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। इसका मतलब यह है कि संघ या राज्य किसी संपदा को, संघ और राज्य दोनों की बात मैंने की, संघ और राज्य है ना, किसी संपदा को अधिग्रहित कर सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, अधिग्रहण कर सकते हैं, तो ये सब करने का अधिकार है, ये कार्यकारी शक्तियां हैं। तो ये पहली बात हो गई कि कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी जो शक्तियां और संपत्तियां हैं वह केंद्र व राज्य की होगी। क्लियर हो गया इतना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर हमने 5 बातें पढ़ी, कौन कौन सी? केंद्र व राज्य की संपत्ति में एक तो उत्तराधिकार, राजगामी व्यपगत स्वामी विहीन, सागरीय संपदा, विधि अनिवार्य अधिग्रहण, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। और अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो कि पहला स्टेटमेंट हमने देखा कि भारत में किसी संपत्ति का अगर वैधानिक स्वामित्व नहीं है, ठीक है, वैसे हमने देखा कि अगर उत्तराधिकार वाला मामला है, व्यापगत वाला मामला है, स्वामी विहीन मामला है, तो ऐसी संपत्तियों को राज्य व संघ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगी। लेकिन अगर उनमें जो वैधानिक स्वामित्व नहीं है तब ऐसी शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ऐसी जो संपत्तियां हैं वह केंद्र के पास होंगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो बेसिकली हम आधार रेखा से देखेंगे तो आधार रेखा से कितनी दूरी? 200 नॉटिकल मील की दूरी, 200 नॉटिकल मील। कितना होता है 1 नॉटिकल मील में? 200 नॉटिकल मील थी, है ना। इसको हम कहेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके नीचे की सभी भूमि, खनिज और मूल्यवान चीजें तटीय राज्य में निहित होगी। नहीं, कभी भी जो तटीय राज्य है वह इसकी वो नहीं कर सकता अधिकारिता। तो ये जो मुद्दे हैं वह किसके होंगे? संघ के होंगे, केंद्र के होंगे। तो तटीय राज्य में निहित होंगे। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो अगर इसमें क्या पूछा है? गलत नहीं पूछा है ना, मतलब सही पूछा है, तो ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह कैसे है? गलत स्टेटमेंट हो गए। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया और इन 5 बातों को हमने समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्धवाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्धवाद। और इसमें हमें 2 बातों को पढ़ना है। एक तो हमें अनुबंध की बात करनी है। देखो नेक्स्ट हम कहां पर आ रहे हैं, कुछ बस यही फायदा हो जाता है कि बच्चों अगर हम क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको पता है कि मैंने, देखो हमारा दिमाग ना ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं लेता,
और ना ही उनको लंबे समय तक याद कर पाता है कि आपने रैंडमली कहीं का कुछ भी याद कर लिया। लेकिन अब आपको ये पता है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपको पता है कि यहाँ पर सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद में हमें दो बातों को पढ़ना है। एक तो है ये अनुबंध और दूसरा है नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। ठीक है, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध। तो या तो सरकार के द्वारा वाद किया जा रहा है, वाद किया जा रहा है, या तो सरकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति या कोई कॉर्पोरेट या कोई और वाद कर रहा है, कोई और केस कर रहा है। ये दो बातें है ना। तो एक अनुबंध और दूसरा नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी, इन दो बातों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। तो सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम संविधान के एक आर्टिकल की बात करेंगे, ये कौन सा आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि सरकार के द्वारा भी वाद किया जा सकता है और सरकार के विरुद्ध भी वाद किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में लिखी हुई है और इसमें यह कहा जाता है कि भारत में सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध जो केस है वह किया जा सकता है। ठीक है, लाइन को भी लिख ही लो। सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध, सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध वाद, केस समझ लो, केस लिख लो हिंदी में, है ना, इंग्लिश में केस किया जा सकता है। समझ गए? तो आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है? अब देखो कि इसमें यह कहा कि इसमें कुछ इसी प्रकार वाद किया जा सकता है, कुछ उसी प्रकार, नॉट इसी, उसी मतलब पहले ऐसा कुछ हो सकता है, हो चुका है, कुछ उसी प्रकार केस किया जा सकता है, कुछ उसी प्रकार केस किया जा सकता है जैसे औपनिवेशिक भारत में किया जा सकता था। अब औपनिवेशिक में क्या था उसको समझो। जैसे कि औपनिवेश मतलब जब ब्रिटिश के औपनिवेश थे हम, है ना, जैसे औपनिवेशिक भारत में होता था। अब ऐसा कैसे होता था? क्या था पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी? पहले एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी, बाद में इसने बाकी चीजें भी अपने हाथ में ले ली और एक संप्रभु बन बैठी। तो इसके खिलाफ ना एज अ व्यापारिक कंपनी जो है वह केस किया जा सकता था। आगे भी नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी जो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं उसमें हम इस चीज को और भी समझते हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली संविधान के पहले जो ईआईसी है वह सरकार पर अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था। तो ईआईसी पर अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था। कंपनी के खिलाफ क्यों, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये एक विधि पर्सन था, एक विधिक पर्सन था, एक लीगल एंटिटी था। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखना कि सरकार पर अनुबंधों के खिलाफ वाद चलाया जा सकता था, लेकिन इसमें जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के खिलाफ आप वाद नहीं चला सकते। मतलब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो जिस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप उनके खिलाफ वाद नहीं चला पा रहे, लेकिन हाँ आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है वह वाद चला सकते थे। तो एक बात याद रखना कि सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए जो वाद है वह चलाया जा सकता था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर उसके गलत अनुबंधों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर वाद चलाया जा सकता था, लेकिन कर्मचारियों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, है ना, लेकिन कर्मचारियों पर उनके गलत अनुबंधों हेतु वाद नहीं चलाया
नहीं को ध्यान रखना, नहीं चलाया जा सकता था। ठीक है, क्लियर है इतना? तो सरकार द्वारा ये सरकार के विरुद्ध बात की, यहां पर हमने थोड़ी सी एक चर्चा करी। और अब हम चलते हैं एक अनुबंध संबंधी दायित्व। तो हमें यहाँ पर ये दो पढ़ने, सरकार या सरकार के विरुद्ध बात कौन से, एक तो अनुबंध को लेके, मतलब सरकार किसी तरह का कोई अनुबंध कर रही है ना, उसको लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको लेकर। और दूसरा है कि नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी, तो इसको इसको कौन, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इन दोनों बातों को। अब देखो, पहली हम बात करेंगे इसमें अनुबंध संबंधी दायित्वों की। ठीक है, पहली बात हम इसमें करेंगे अनुबंध संबंधी दायित्वों की। अनुबंध समझ में आ रहा है? नोट्स बनाओगे, क्लास खत्म होने के बाद एक बार पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ा दिया और आपके दिमाग में एकदम बस गोली की तरह लग गया कि अब नहीं भूलोगे, है ना, खत्म हो गया सब, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारी अपने दिमाग की कुछ लिमिटेशंस होती है, आज पढ़ाए कल भूल जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप मुझसे भी रैंडमली ये पूछ लो, हाँ अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन अगर आप मुझसे अभी कोई फैक्ट पूछ ले कि मैं 75 पे हूँ, अभी हम चैप्टर नंबर 75 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मुझसे चैप्टर नंबर 34 का आप मुझसे कोई अगर फैक्ट पूछेंगे कि मैम ये बता दो कि मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कब कर दिया गया था, मुझे ये याद नहीं आएगा, 2018 में किया गया था, है ना, तो मुझे ये चीज याद नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये होता है कि हम जब पुराना जो है वह आगे बढ़ते जाते हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि देखो अभी लगभग अगर हम 500 पेज पढ़ चुके हैं तो आपको याद नहीं रहेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। सो अनुबंध संबंधी हम दायित्वों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी संपत्ति को बेचा जा सकता है, किसी संपत्ति को खरीदा जा सकता है, या फिर सरकार के पास यह अधिकार है कि वह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी किसी संपत्ति को दे दे। सरकार के पास ये अधिकार डेफिनेटली है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि संविधान कहता है कि ये जो अनुबंध आप कर रहे हो ना, उसके लिए आप 3 शर्तें पूरी करोगे। ठीक है, अनुबंध संबंधी दायित्वों में सबसे पहले थोड़ा सा याद रख लो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कि सरकार इन शक्तियों के अंतर्गत क्या कर सकता है, सरकार संपत्ति को अर्जित कर सकता है, ठीक है, संपत्ति को रख सकता है अपने पास, संपत्ति का विक्रय कर सकता है, या व्यापार को बढ़ाने के लिए दे सकता है ना, किसी को लीज पे दे दी जगह, या व्यापार बढ़ावा हेतु दे सकता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन संविधान तो भाई कुछ ना कुछ इसके बारे में कहेगा ना। तो संविधान जानते हो क्या कहता है कि आप जो करना है करो, 3 शर्तों को पूरा करो। तो संविधान कहता है कि इस तरह का अनुबंध संविधान द्वारा इस अनुबंध हेतु 3 शर्तों के पूरा करने की शर्त रखें। 3 शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि ये जो शर्तें हैं वो केवल निर्देश नहीं है, आपको इसको मैंडेटरी रूप से फॉलो करना होगा, अनिवार्य रूप से फॉलो करना होगा, वरना आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका न्यायालय में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो देखो इसमें पहली बात ये कही कि ऐसे जो भी अनुबंध होंगे, देखो 3 शर्तें ये कौन कौन सी है जरा इसको समझो, है ना, यहां पर इन 3 शर्तों की बात की। ठीक है, तो इसमें ये 3 शर्तें कौन कौन सी थी, इसमें पहली शर्त ये थी कि ऐसे जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वह कौन करेगा, तो इसमें ये कहा कि या तो राष्ट्रपति करेंगे या राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा ऐसे जो अनुबंध है सरकार के वह किए जाएंगे। ठीक है, इनके नाम से होना चाहिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से होंगे। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के केवल नाम से ना हो, बल्कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित भी हो। इनके नाम से, इनके मतलब राष्ट्रपति व राज्यपाल, है ना, थोड़ा संज्ञा सर्वनाम भी याद रखो, इनके नाम से क्रियान्वित होंगे।
इनके नाम से क्रियान्वित होंगे। एक बात और, चॉइस का कोई मतलब है या फिर नहीं है? चॉइस मतलब किसको चुना है या किसको निर्देशित किया। तो इसमें यह कहा कि यह अनुबंध केवल वही व्यक्ति क्रियान्वित करेगा, केवल, केवल शब्द, केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा क्रियान्वित करा जाएगा, केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित करा जाएगा जिसे कि नाम निर्दिष्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल करें। जिसे नाम निर्दिष्ट करे मतलब जिसका नाम रिकमेंड करे, कोई और व्यक्ति नहीं करेगा कि किसी और से कहा है, ए से कहा है, बी ने कर दिया। जिसे नाम निर्दिष्ट करे, कौन नाम निर्दिष्ट करे? राष्ट्रपति, और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल। तो अगर ये नाम निर्दिष्ट कर रहे हैं केवल वही व्यक्ति, तो अब देखो नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि अगर मान लो ये 3 शर्तें पूरी नहीं होगी तब ऐसे में क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात देखो कि मान लीजिए अगर इफ लगा लो थोड़ा सा, है ना, इफ शर्तें जो है वह पूरी ना हो, और अगर ना हो तो ऐसे अनुबंध को न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अनुबंध को जो कोर्ट है, न्यायालय है, अवैध घोषित कर देगा। आया समझ में कि कितना मतलब अब मजबूरी है कि भैया आपको ये 3 काम करने होंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम पर हो, इनके नाम से क्रियान्वित हो, और ये जिस व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करे क्रियान्वयन के लिए, केवल उसी व्यक्ति के द्वारा ये जो अनुबंध है वह किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर लिखा अनुबंध मतलब किस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अनुबंध संबंधी दायित्व, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहली बात है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुबंध अगर इन्होंने किया तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई और होगा क्या? क्या आपको ये गलत लग रहा है क्या? समटाइम्स हमें फर्स्ट रीडिंग में कुछ चीजें गलत लगती हैं, तो उसी के आगे का ये स्टेटमेंट है बच्चों कि अगर राष्ट्रपति व राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से डेफिनेटली जिम्मेदार नहीं होंगे, व्यक्तिगत रूप से ये किसी भी अनुबंध के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, ये बात सही है। और साथ में देखो हमने ये भी देखा था कि जो व्यक्ति क्रियान्वित करेगा क्या वो जिम्मेदार होगा? तो इनके क्रियान्वयन करने वाले जो अधिकार है क्या ये जिम्मेदार होंगे? जैसे कि ब्रिटेन की बात सुनो, ब्रिटेन में राजा रानी होती है ना, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि राजा कभी गलत नहीं होता, जैसे कि सक्षम को हर भूल माफ होती है, राजा कभी गलत नहीं हो सकता, ये कहावत चलती है वहां पे। अब राजा गलत नहीं हो सकता, लेकिन नियम बनाने पे जो राजा है, राजा ही नियम बना रहा है, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका विधिक उत्तरदायी होगा वह मंत्री जिसके द्वारा इस पे साइन किए गए। जिस मंत्री ने हस्ताक्षर किए भैया वो पढ़ के कर देगा, तो जिस मंत्री ने हस्ताक्षर किए वो उत्तरदायी होगा। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा कभी गलत नहीं होता। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता, हम इसको जानेंगे क्यों। ठीक है, तो यहां पर देखो कि क्या ये अधिकारी जो है वह जिम्मेदार होगा? नहीं होगा, इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और तीसरी बात ये कही जाती है कि ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं देती। यहां राष्ट्रपति राज्यपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी किसी अनुबंध को लेके। दूसरा, जो क्रियान्वयन कर रहा था उस व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर ये सोचो कि मान लो हम ये भी कह देते कि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी नहीं है तो कर ही क्यों रहे हो? अगर जिम्मेदारी नहीं है तो फिर कर ही क्यों रहे हो? तो इसलिए याद रखना कि ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत दैट मींस राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी, तो उस व्यक्ति को भी है जो क्रियान्वयन कर, लेकिन सरकार को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार पर उस अगर वो अनुबंध किसी गलत तरीके से हुआ है तो सरकार क्या होगा? उस अनुबंध के लिए जिम्मेदार होगा, सरकार को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहां पर ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है, सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं देता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम देखें तो 2 स्टेटमेंट इसमें गलत है, एक आओ देख लेते हैं। ठीक है, 1 व 2 दोनों गलत है, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, केवल यही सोच लो कौन सा सही है कौन सा गलत। क्या जरूरी है कि आप सोचेंगे मैम इसके ऑप्शंस गलत हैं? ऑप्शंस का मतलब ही नहीं है कौन सा तुम्हें पेपर दे रहे हो अभी या तुम गोला भर रहे हो। ठीक है, अभी मेन चीज पढ़ो कि आपके अगर 1 और 2 जो है वह गलत है, तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर? चलिए, पहचानना आना चाहिए, मेन ये है।
तो यहाँ पर हमने अनुबंध संबंधी दायित्वों की बात की। ठीक है, हमने देखा कि ये जो अनुबंध थे, इन अनुबंधों के लिए उत्तरदायी कौन होगा, कौन है उत्तरदायी, उत्तरदायी कौन होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन में हमने समझा उसको केवल कुछ ऐसे टिडबिट्स में लिख लो, केवल एक एक वर्ड में, कि राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है, तो जो क्रियान्वयन वाला ऑफिसर था वह भी नहीं है, क्रियान्वयन जो अधिकारी है, ठीक है, ये भी उत्तरदायी नहीं है, पर सरकार उत्तरदायी है, सरकार इसमें उत्तरदायी होगी। क्लियर है, ये हुआ आपका अनुबंध संबंधी उत्तरदायी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती। और अगर मान लीजिए जिम्मेदारी की असफलता होती है तो सरकार पर न्यायालय में वाद। इसका मतलब क्या है, सरकार को उन्मुक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सरकार के खिलाफ, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि इस अनुबंध की विफलता को लेकर, इसका अर्थ क्या है कि अनुबंध की विफलता को लेकर, अनुबंध की विफलता को लेकर सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। मतलब बाकियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता, सरकार के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता, तभी तो हम कह रहे हैं कि उत्तरदायी है। ये बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये जो मुकदमा है वह सरकार के खिलाफ डेफिनेटली न्यायालय में किया जा सकता है। इसलिए हमने देखा कि संघ सरकार और राज्य सरकार अनुबंधीय जिम्मेदारियां ठीक उसी प्रकार है जैसे कि साधारण कानून में किसी एक व्यक्ति को है। और भारत में ये स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि संघ सरकार और राज्य सरकार को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मतलब अगर किसी तरह का जो अनुबंध है, हमने देखा ये अनुबंध संबंधी दायित्व, ठीक है, इसका निचोड़ क्या हो गया, ये जो अनुबंध संबंधी दायित्व है, ठीक है, विफलता की या फिर वाद किस पर किया जा सकता है, एक नोट डाल के लिख लो कि उत्तरदायी कौन है, संघ या राज्य सरकार। उत्तरदायी है संघ व राज्य, संघ व राज्य। ठीक है, ये उत्तरदायी है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है, जैसे एक, तभी तो विधिक व्यक्ति राज्य और संघ की सरकार, एक व्यक्ति भी विधिक लीगल एंटिटी में आएगा। तो जैसे एक व्यक्ति उत्तरदायी है, जैसे हमने देखा था, वही तो बात हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी वाली की। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरदायी है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरदायी है, उसके कर्मचारी उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अनुबंध संबंधी दायित्व, आगे चलते हैं। और हम यहां पे बात करेंगे कि आखिर नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी है ना। तो ये तो पहली बात हो गई, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध में पहली बात अनुबंध संबंधी उत्तरदायी। अब दूसरी बात है नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। ठीक है, दूसरी बात है नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। किसी नागरिक के साथ गलत हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप हथरस की भगदड़ की बात कर ले तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कि पुलिस प्रशासन की है, कि वहां पे वो बाबा की है, किसकी है जिम्मेदारी, कि लोगों की खुद की है। तो नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। अब भोपाल गैस कांड हुआ है ना, लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोगों की जान गई, इतने सारे पशु जो है वह मर गए। तो आखिर अब ये जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस प्रशासन की है, उस व्यक्ति की है जिसकी कंपनी थी, उस व्यक्ति की थी जिसने की जो काम है वह अपना ठीक से नहीं किया था। सो नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। अधिकार संपत्तियों की बात तो कर ली ना, अब दूसरी बात हमारी जिम्मेदारियों की तो होगी ही ना। क्योंकि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी तो आएगी ही। तो नागरिक गलतियों की हम जिम्मेदारियों की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो,
अब सरकार या तो ये कह के पल्ला झाड़ ले, जैसे कि वो कहते कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा, अब इस बात को समझो, है ना, जैसे कि इसमें क्या हो सकता था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापारिक संस्था के रूप में आई और धीरे धीरे वो एक संप्रभु संस्था बन गई, एक संप्रभु बन गई कि मतलब सारी चीजें, राजनीतिक, आर्थिक, सारी चीजें, सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गई। तो यहां पर यह कहा गया कि बेसिकली अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर आप किसी तरह का कोई केस करेंगे तो वो केस आप उसकी संप्रभुता पे नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक उसको व्यापारिक कंपनी मानकर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि इसमें पहली बात तो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जैसे कि प्रारंभ में हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, व्यापारिक संस्था थी ना, व्यापारिक कंपनी, लेकिन धीरे धीरे ये संप्रभु संस्था बन गई, मतलब अब तो सब कुछ ही करने लगी। तो आप अगर इसके खिलाफ केस करते हैं तो केस किसके खिलाफ करेंगे, उसके किस, तो यहाँ पे केस आप कर रहे हैं उसको एक व्यापारिक कंपनी मानकर, उसको संप्रभु मानकर आप इसके खिलाफ जो वाद है वह शुरू नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब देखो कि आगे इसमें यह कहा जाता है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में आप उस पर किसी तरह की जो कार्रवाई है वह नहीं कर सकते, मतलब कंपनी को संप्रभु कार्यों में एक छूट इसलिए प्राप्त थी क्योंकि इसमें यह माना जाता था कि राजा कभी गलत नहीं होता, है ना। तो संप्रभु को वाद से छूट थी, वाद से उन्मुक्ति थी, ठीक है। और क्यों थी, तो इसमें एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि वही राजा कभी गलत नहीं होता, है ना। तो अब राजा अगर न्याय कर रहा है, आप ये कहो कि राजा ने किसी को सूली पे लटका दिया तो आप राजा को सूली पे लटका दो, नहीं भाई, वो तो न्याय कर रहा था, वो न्याय कर रहा था, उसके पास ये अधिकार था, ठीक है, कि उस जो अपराधी है उसके द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया था कि राजा ने उसको सूली पे लटका दिया। अभी आप ये कहो कि भाई राजा गलत कर रहा है क्योंकि हम आप ऐसा काम कर लें, हम जैसे कि पुलिस किसी अपराधी को शूट करती है, एनकाउंटर करती है, तो हम आप एनकाउंटर क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं, हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है, तो पुलिस के पास है ना, प्रशासन के पास है। अब जो जुडिशरी है, ठीक है, जो उसमें जो जज है वह किसी को डेथ पेनाल्टी जो है वह दे रहे हैं कि ठीक है इसको फांसी दे दो, हम आप नहीं दे सकते, क्यों, हमारे पास वो पावर नहीं है। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एक संप्रभु कंपनी के रूप में, इसको वाद से छूट थी, आप केवल व्यापारिक कंपनी के खिलाफ, मतलब इसको एक व्यापारिक संस्था मानकर ये केस कर सकते थे। सो इसका एग्जांपल क्या दिया जाता है, राजा कभी गलत नहीं होता। अब राजा कभी गलत नहीं होता तो राजा को एज अ राजा उसने जो काम किए उसके लिए आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सो राजा कभी गलत नहीं होता, और यहां पे तो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें यह माना गया बच्चों कि, इसलिए इसमें यह माना गया कि जैसे कि हम ब्रिटिश संप्रभु बात करें, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी को, राजा कभी गलत नहीं होता, मतलब एक संप्रभु शासन के रूप में, संप्रभु शासन के रूप में वाद नहीं चला सकते, आप कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो एक जैसे कि पुलिस है तो पुलिस तो गिरफ्तार किसी को करेगा ही, हम आप नहीं कर सकते, किसी को पकड़े 4 डंडे लगा दिए, वो हमारे नहीं, वरना ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर वह एक संप्रभु संस्था है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। लेकिन अब आ गई दूसरी बात, आप एक बात तो समझ गए कि आखिर हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन अब इसमें जो दूसरी बात है, इसका दूसरा पक्ष समझो जो कितना डार्क है, कि अब पुलिस प्रशासन इस आड़ में कुछ भी करती रहे, न्यायाधीश जो है इस आड़ में कुछ भी करते रहे, है ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि एक व्यापारिक कंपनी थी, संप्रभु कंपनी बन गई, अब वो किसानों का कितना भी शोषण करे, अब चूंकि वह संप्रभु है तो अब वो उस काम को करती रहे। अब अगर पुलिस प्रशासन के पास ये जिम्मेदारी है कि ठीक है वह अपराधों को खत्म करे, अपराधियों को जो है वह पकड़े, उन पर रोक लगाए, तो अब वो क्या किसी को भी पकड़ के इनकाउंटर कर दे। तो यहां पर इसका दो पक्ष होता है ना, हर एक किसी भी चीज को आप पढ़ोगे बच्चों उसके दो पक्ष होते हैं। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं कि अब न्यायपालिका इसकी सही व्याख्या करेगी, न्यायपालिका कहेगी कि देखो आप संप्रभुता की आड़ में नहीं बच सकते, कि सरकार कुछ भी करे वो कह दे कि हम तो संप्रभु हैं, और अगर हम संप्रभु हैं सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी थी और इसलिए हमने इस चीज को करा।
अगर आपने वो चीज करी है, जैसे कि मान लीजिए आपको नियम बनाने हैं, आपने ऐसे नियम बना दिए कि आप सभी जो है एक कलर के कपड़े पहनेंगे, या फिर अब सभी लोग जो है वे एक ही एजुकेशन लेंगे, या सभी लोग एक ही व्यवसाय करेंगे, तो ये सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती। तो आप नियम बनाओ पर ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखो, आप नियम बनाओ पर लोगों का ख्याल रखो। अगर ये कहे पुलिस प्रशासन कि भाई हम तो जो है अपराधी हो या फिर एक इनोसेंट व्यक्ति हो, हम तो सभी का इनकाउंटर करेंगे, तो वो चीज नहीं हो सकती। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी व्याख्याएं हैं, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ब्रिटेन राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें कानून जिम्मेदारियों से ये जो रूढ़िगत उन्मुक्ति है, ये क्राउन प्रेसिडेंट एक एक्ट आया था उसके द्वारा हटा दी गई थी, लेकिन भारत में ये अभी भी चल रहा है। तो इसमें देखो ये कहा गया कि बेसिकली सरकार पर नागरिक गलतियों के लिए वाद चलाया जा सकता है जो उसके अधिकारियों ने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में की, है ना। अब अच्छा एक बात और, चलो आज क्वेश्चन से समझते हैं। किन मामलों में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता, यही तो पढ़ रहे हैं। किन मामलों में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता? प्रशासकीय न्याय, सैनिक रोड का निर्माण, युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही। सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं कर सकते भाई। अगर हम इसको संप्रभु माने, आप वाद नहीं कर सकते। अब सरकार मान लीजिए सुरक्षा से संबंधित मामला है, तो आप इसमें भी किसी तरह का क्लेम नहीं करोगे। ठीक है, आप मान लीजिए सैनिक रोड बन रहा है, आप इसके संदर्भ में भी आप वाद नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने क्या दिया, जिस सरकार जो है प्रशासकीय न्याय कर रही है, प्रशासन चलाने के लिए नीतियां बना रही है, आप इसमें भी वाद नहीं कर सकते प्रशासकीय न्याय के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह कहा कि युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही है, तो आप इसमें भी वाद नहीं कर सकते। युद्ध के समय वस्तुएं, है ना, तो आप इसमें भी क्या नहीं कर सकते, किसी तरह का जो केस है वह नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकारी सेवक के कारण किसी व्यक्ति की हानि होती है, तब भी फिर ये कह दिए कि नहीं वो तो सरकार में है, वो टेबल के उस तरफ है। दो लोग हो गए ना, एक सरकार में हो गए टेबल के इस तरफ, दूसरी तरफ आप जनता हो गई। तो या तो हम सरकार के अधिकारों की बात कर ले, हम व्यक्ति के अधिकारों की बात कर ले। सरकार कह दे, जैसे कि एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, मैं मूवी का नाम बोल रही हूँ, कागज 2, हाँ शायद ऐसी ही मूवी थी, है ना। तो उस मूवी में, अच्छा पहली कागज बनी थी, उसमें भी बड़ी अच्छी बात उठाई गई थी कि एक व्यक्ति जिसका कि एक डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है, वो परेशान हो रहा है कि भाई मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं, पर वो प्रूफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखो कहीं भी हमारी जो उपस्थिति है ना भौतिक रूप से, इसके पहले आपका आधार कार्ड देखा जाता है। आप अगर एयरपोर्ट अगर आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि पहले जो है आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपकी शक्ल देखी जाएगी, उस कागज से आपकी शक्ल को मैच कर रहा, ना कि आपकी शक्ल से उसको, कि पहले आपको नहीं देखा जाएगा, पहले यही देखा जाएगा कि आधार कार्ड। भले अब आधार कार्ड में फोटो आजकल ऐसी आती है कि आप नहीं पहचान सकते, किसी ने ठीक ठाक सेल्फी खींच ली हो तो यहां पर देखो कि कागज 1 मूवी बनी वो उसमें था। कागज 2 मूवी में देखो जैसे कि ये बताया कि जो राजनेता वो रैली कर रहा था, और अगर वो रैली कर रहा था उसके दौरान उसे चक्का जाम कर लिया, और उसमें एक यूपीएससी टॉपर एक लड़की थी, उसकी एम्बुलेंस फंस गई, स्टक हो गई, 10 मिनट पहले निकल जाती, पहुंच जाती, बच जाती, उसकी डेथ हो गई। तो ये इसमें ये मामला चलता रहा कि अब हम क्या करेंगे राइट टू लाइफ के लिए। इस बार फिर से पूछ, आर्टिकल 21 से कुछ, राइट टू लाइफ तो बड़ा ही फेवरेट है, और भाई आना भी चाहिए राइट टू लाइफ। तो इसमें ये कहा कि अब हम केस आखिर करें तो करें कैसे। तो उसके जो फादर थे, ठीक है, और वकील ने क्या सलाह दी कि कहा कि अब हम आर्टिकल 21 का केस करेंगे कि भैया जीने का भी तो अधिकार है हमें, रोड फ्री रोड, मतलब रोड जो है, ठीक है, हमें उसका एक्सेस करने का भी तो अधिकार है। तो ऐसे में अगर राजनेता ये कह दे कि उसका अधिकार है रैली करना, उसका अधिकार है खुद को अभिव्यक्त करना, और इसलिए वो रैली कर रहा है, तो ऐसे में किसी को जीने का भी तो अधिकार है, तो उसके अधिकार लोग। बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चों इसका, कि क्या मान लीजिए सरकारी अधिकारी अगर ये कहे कि हम तो प्रशासन व्यवस्था टाइट कर रहे थे, हम तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था टाइट कर रहे थे, पुलिस को जो नियम है वह हम स्ट्रिक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने आम लोगों को भी जेल में ठूसना शुरू कर दिया, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर सरकारी सेवक के कारण व्यक्ति की हानि होती है तो वाद बिल्कुल चलाओ, केस चलाओ। तो ऐसे स्थिति में तो भैया केस बिल्कुल चल सकता है, ऐसी स्थिति में केस बिल्कुल चल सकता है। सो 1 2 3
इन मामलों में मत चलाओ केस। प्रशासकीय न्याय कर रहे हो तो पहले ही नीतियां सही बना दी हैं, आपने प्रशासन में न्याय कर दिया तो कोई केस नहीं चलाएंगे। ठीक है, युद्ध की आवाजाही, युद्ध में वस्तुओं की आवाजाही, सैनिक रोड बना रहे हो, कोई केस नहीं। पर अगर सरकारी अधिकारी, वही तो बात है, नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार लेगी ना नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा ना। कि मान लो, देखो पहले के जो आप राजनेताओं की बात करो बच्चों, पहले ऐसा माहौल नहीं था जो आप आज देखते हैं। आज राजनेताओं के बीच में, आज संसद में आप जो गहमा गहमी बहस और सारी चीजें देखते, पहले ऐसा माहौल नहीं था। पहले अगर पक्ष का कोई नेता, मान लीजिए विपक्ष, पक्ष विपक्ष है, विपक्ष का कोई अच्छा नेता होता था तो उसको भी सरकार बाहर लेकर जाती थी अपने साथ, विदेशों से जो संबंध और बाकी सारी चीजें थी, समझौते, उसमें लेके जाती थी, है ना। अपने जो उनका कैबिनेट था उसमें भी शामिल कर लेती। आज ऐसी स्वस्थ परंपराएं नहीं है। पहले की आप लोग देखेंगे कि वास्तव में संसद जो है वह किस तरीके से बातचीत सारी चीजें होती थी, आज की तरह नहीं होता जैसा कि आप आज देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखो कि बेसिकली इस आपने जाना कि किन मामलों में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता, तो ये ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो कि हमने जाना कि भारत में सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों में एक विभेद किया गया है। एक भेद दिखाई देता है। ये भेद कैसा है? संप्रभु और असंप्रभु। संप्रभु में तो वही आएगा ना कि आपको देश चलाना है, न्याय करना है, तो वाद नहीं किया जाएगा। असंप्रभु में आएगा कि कोई अगर अधिकारी या सरकारी सेवक किसी व्यक्ति को परेशान अगर कर रहा है, तब ऐसे में वाद किया जा सकता है ना, ऐसे में केस किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? ये पूरी लड़ाई जानते हो किस बात पे चल रही है? कि अगर एक व्यक्ति है, केस कब किया जाए, कब नहीं किया जाए। ये पूरी जो बात हम समझ रहे हैं बच्चों, कि ये जो वाद है, ठीक है, ये जो वाद है या जो ये केस है, ये कब सरकार के खिलाफ किया जाए, कब सरकार के खिलाफ ना किया जाए। तो हमने कहा कि जब हम सरकार को संप्रभु मानेंगे कि वो संप्रभु है, वो सब कुछ कर सकती है, तब हम उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे। पर जिन मुद्दों में हम उसको असंप्रभु मानेंगे, हम उसमें केस करेंगे। तो ये बस हम पूरी इसी बात को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि केस जो है वह कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। अब इसमें देखो कि आगे हम देखेंगे कि बेसिकली भारत में संप्रभु और असंप्रभु के बीच ये जो विभेद पाया जाता है ना, तो देखो सरकार के बीच में एक मामला आया था जिसमें कि P&O स्टीम नेविगेशन जो कंपनी है, उस केस में आया था। इवन आजादी के समय कस्तूरी लाल मामला आया था। ठीक है, और कस्तूरी लाल मामले में एक मान्यता दी गई थी कि उच्चतम न्यायालय ने संप्रभु कार्यों की सीमित व्याख्या करना प्रारंभ करा और कई मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिलाया। तो कस्तूरी लाल मामला, इसको हम पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा मामला था? कस्तूरी लाल। एक बार सर्च कर लेना कि आखिर ये मामला था कौन सा, है ना। मैं सर्च नहीं कर पाई, ऑलरेडी क्लास इतनी लंबी हो जाती है ना आपको समझाते समझाते। अगर मैं शॉर्ट में, मैं बहुत शॉर्ट में भी इसको पढ़ा सकती हूँ कि बस मैं आपको ये दो बातें बता देती, लेकिन उसकी जो बारीकियां है वह चली जाती, और जब वो चली जाती तो फिर आपसे आंसर नहीं आता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल मामले में क्या कहा? इसमें कहा कि ये जो संप्रभु है ना, इसकी सीमित व्याख्या की। कब केस नहीं किया जा सकता, इसकी बड़ी सीमित व्याख्या की। संप्रभु की सीमित व्याख्या की मतलब इसको लिमिटेड कर दिया, सीमित व्याख्या करी, और पीड़ित जो था उसको मुआवजा देने की बात की, कि सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई हम तो करते ही ये काम, और पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही। ठीक है, मतलब यहां पर लोगों के अधिकारों की बात की गई ना, तभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए, इसलिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए। अब एक और मामला आया था बच्चों जिसमें कि ये कहा, नागेंद्र मामला, नागेंद्र एवं मामला 1994, और इसमें विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की बात कही। एक आया नागेंद्र मामला।
नागेंद्र मामला 1994। अब इसमें देखो शब्द को ध्यान में रखना, विशिष्ट प्रतिरक्षा का सिद्धांत। विशिष्ट प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा ऐसी जो कि विशिष्ट हो, विशेष हो, विशिष्ट प्रतिरक्षा का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो इसमें व्याख्या की। अब इसका मतलब क्या है? विशिष्ट प्रतिरक्षा मतलब सरकार अपनी प्रतिरक्षा कब कर सकती है? एक विशिष्ट प्रतिरक्षा की अगर उसने मान ली कि संप्रभु इकाई वो सब कुछ कर सकता है, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, यही तो विशिष्ट प्रतिरक्षा की बात हो गई। तो यहाँ पे इस मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि राज्य की जो विशिष्ट प्रतिरक्षा का सिद्धांत है उसकी आलोचना की और उसमें राज्य की जवाबदेहियों का जो रुख है वो अपनाया। इसमें क्या कहा कि जो राज्य है, राज्य की ये जो प्रतिरक्षा अपनी कर रहा है ना इसके नाम पे कि हम तो सरकार हैं कुछ भी करेंगे, तो राज्य की जो प्रतिरक्षा है उसकी आलोचना करी। कहा कि भाई केवल संप्रभुता की बात मत कीजिए, आप जवाबदेही की भी बात कीजिए। तो यहां पर क्या कहा कि भाई जवाबदेही के लिए जवाबदेही की उदार व्याख्या की। नागरिकों के प्रति आप जिम्मेदार हैं, नागरिकों के प्रति आपकी जो जवाबदेही है वह बनती है, ये बात इसमें कही गई। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इसमें कही कि अगर सरकारी सेवक से है ना किसी व्यक्ति की हानि होती है तो उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी और सुरक्षा के नाम पर आप मुक्त नहीं हो सकते। वही बात है कि आप देखो जैसे कि पुलिस है, वो डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि लोगों को अगर रोकना है, लोग बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं तो सीधा कह देगा फायरिंग, तो आप सुरक्षा के नाम पे ऐसा किसी का जीवन नहीं ले सकते ना। तो यहां पर यह कहा जाता है कि बेसिकली आप क्या कीजिए कि नागेंद्र मामला विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की आलोचना की है ना, राज्य से कहा कि भैया जवाबदेही ज्यादा दिखाओ, और इसमें यह भी कहा कि शायद मैंने क्वेश्चन रखा है, जरा क्वेश्चन देखो। अच्छा ये क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला हो गया है ना, और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और इसमें यह कहा कि सरकारी सेवक है ना, इससे अगर किसी व्यक्ति की हानि होती है तो क्षतिपूर्ति दो। व्यक्ति की अगर हानि हो रही है तो क्या होगा, सरकार क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। पल्ला नहीं झाड़ सकते आप प्रतिरक्षा के सिद्धांत से, सरकार को क्या करना होगा, क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक है, अब एक बात और समझो कि अब पता सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। राज्य किसी प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। किस केस में नहीं कर सकता? इसमें यह कहा कि राज्य कब कब प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। तो देखो इसमें पहली बात यह कही गई, अब इसको समझो, मैं बहुत नहीं लिखवा रही। इसमें यह कहा कि अगर हम एक सभ्य समाज की बात करेंगे तो कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें कि सरकार किसी नागरिकों का बुरा कर दे और उसमें यह कहे कि भैया हम तो अपनी सरकार जो है वह चला रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें यह कहा कि अधिकारों के साथ अधिकार होगा, नॉट अधिकारी, अधिकारों को सॉरी माफ कीजिए, अधिकारी होगा। अधिकारी को देश की जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी गई। तो कोई भी जो अधिकारी है, अधिकारी की जगह आप सरकार रख लो, तो जो सरकार है वह देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रतिरक्षा का दावा आप कब नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आप जनता के साथ खुला जो खिलवाड़ है वह कर लीजिए। ठीक है, ये आपसे ये नहीं करना चाहिए। सो इस व्यवहार में विशिष्ट प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। और इसमें यह कहा कि सार्वजनिक हित की जो अवधारणा है उसमें बदलाव आया। इसके द्वारा सार्वजनिक हित, तो सरकार सार्वजनिक हित पर ध्यान देगी, सार्वजनिक हित की अवधारणा, सार्वजनिक हित की अवधारणा पर बल दिया। ठीक है, और जो प्रतिरक्षा का सिद्धांत है, राज्य खुद को बचा रहा है, तो जो प्रतिरक्षा का सिद्धांत है वो नहीं मानी प्रतिरक्षा का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें सेकंड देखो, राजनीतिक और विधिक प्रणाली राज्य को कानून के ऊपर कर सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या लिखा है, ये कानून मतलब कानून नहीं माने, कानून के ऊपर कोई है क्या। हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं जिसमें कि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, उसमें भी हम दो बातों की चर्चा करते हैं, है ना। और जिसमें कि हम जब विधि के शासन की बात करेंगे उसमें हम 3 सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और उसमें एक सिद्धांत है कि कोई भी जो है वह कानून के ऊपर नहीं है, नो वन कैन अबव द लॉ। तो कानून के ऊपर तो भैया कोई भी नहीं है,
कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कह वो कोई व्यक्ति हो या संस्था हो या राज्य क्यों ना हो। अगर देखो इसका मतलब क्या है, राजनीतिक और विधिक प्रणाली, राजनीति अगर कानून के ऊपर हो जाएगी इसका मतलब तो सब खत्म। कानून प्रणाली है, अगर विधिक प्रणाली जो विधि है, विधिक प्रणाली अगर कानून के ऊपर हो जाएगी तो फिर क्या मतलब, तो कानून के ऊपर कर सकती है, नो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो राजनीतिक और विधिक प्रणाली कानून के ऊपर नहीं है, और यही बात है कि अधिकारी देश की जनता और के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। राज्य की जरूरतें, अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, इनके बीच में एक साम्य होना चाहिए। तो देखो बेसिकली हो क्या, साम्य किस किस के बीच में हो, मतलब एक कोऑर्डिनेशन की बात कर ले, एक समन्वय की बात कर ले, कि जो समन्वय है तो फिर वह होना क्या चाहिए आखिर, तो ये समन्वय ऐसा होना चाहिए कि जो नागरिकों के राइट्स है वह भी बने रहे, ठीक है, जो अगर हम राज्य की बात करें कि जो स्टेट करना चाह रहा है, राज्य करना चाह रहा है, वह भी हो गया, और दूसरी बात इसमें ये कही कि जो अधिकारी हैं, है ना, जो ऑफिसर्स हैं, इन ऑफिसर्स के जो कर्तव्य है वह भी हो गए। तो इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो है वह होना चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। सो इसमें सही क्या होगा, तीसरी बात भी सही है, पहली बात भी इसमें सही है, ठीक है, दूसरा जो है वह गलत है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें यह कहा कि देखो, इसमें यह माना कि अधिकारियों के कर्तव्य, राज्य की जरूरतें और नागरिकों के अधिकारों के बीच में साम्य होना चाहिए। तो इसमें यह कहा कि पहले जो है सरकार केवल पुलिस प्रशासन संभाल रही थी पहले, लेकिन अब एक जब कल्याणकारी शासन की हम बात करते हैं तो चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे विकास हो, चाहे खेल हो, चाहे विवाह हो, चाहे तलाक हो, इन सभी मुद्दों में राज्य की भूमिका है। और अगर राज्य की भूमिका है तो राज्य अब केवल खुद को एक पुलिस प्रशासन की दृष्टि से ना देखे, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से देखे, तो सभी गतिविधियों में अब वो शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात इसमें हो गई, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। और अब हम इसमें बच्चों 4 लोगों को पढ़ने वाले हैं, लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। ठीक है, इसमें हम किस किस को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, न्यायिक व्यक्ति और लोक सेवक। पहले समझ लो, फिर एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर कर लेंगे। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इसमें हम 2 बातों को पढ़ते हैं कि एक तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम 2 बातों को पढ़ेंगे कि ये अपने कार्यालय और व्यक्तिगत, है ना, कार्यालय गतिविधि और व्यक्तिगत गतिविधि के लिए उत्तरदायी है या नहीं। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 360 आर्टिकल 361 को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय गतिविधि और व्यक्तिगत गतिविधि, कार्यालय और व्यक्तिगत। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे मंत्री की, ठीक है, कि इनका उत्तरदायी कितना है। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो न्यायिक अधिकारी हैं, और चौथा हम यहाँ पर बात करेंगे लोक सेवकों की, मतलब इनके खिलाफ मामला कहाँ कब किया जा सकता है, इनके खिलाफ अभियोग कब नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करेंगे। देखो, तो इसमें हमें 2 बातों को समझना है। ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 361 को हम पढ़ते हैं, वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 361 क्या कहता है, जिसमें कि ये कहा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों से, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई कार्य किया, हम उसके लिए उत्तरदायी हैं, पर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्य के दौरान, अपने कार्यालय के दौरान वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कुछ उन्मुक्तियां होती है, जैसे कि सामान्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इवन कोई मुकदमा भी स्टार्ट नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। ठीक है, तो इसमें देखो पहली बात ये कही गई कि बेसिकली जो राष्ट्रपति, संविधान में राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के लिए कुछ जो कार्यालय और व्यक्तिगत काम है उससे कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं। कार्यालय गतिविधियां
व व्यक्तिगत। हम उन उन्मुक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, छूट, उन्मुक्तियां। ज्यादा सरल शब्दों में भी मत पढ़ा करो, क्योंकि जब अगर आप केवल पढ़ के गए हैं कि किन किन कार्यों से इन्हें छूट प्राप्त होती है और आ गया वहां पे उन्मुक्तियां, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है कि कार्यालय गतिविधियों की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहली बात तो यह है बच्चों कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यालय के पहले और जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी काम किए, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य, कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों हेतु उत्तरदायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल है केवल तभी तक, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं भी रहेंगे फिर भी उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया उसके लिए वो किसी तरह से उत्तरदायी नहीं है। एक क्वेश्चन बताओ जरा, कथन और कारण, इस बार कथन और कारण के शायद 12-13 क्वेश्चन थे, यूपीएससी ने पूछे थे। राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके कार्यकाल और कार्यालय के बाद उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता और ना ही निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है। आधी लाइन तो बच्चों इसमें यहां तक सही लिखी है ना, कि कार्यकाल के दौरान और उसके बाद नहीं चला जा सकता, पर आगे की जो लाइन है ना कि निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, ना लिखा है ना ही निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, ये गलत हो गया। तो यहां पर इन्होंने जो निर्णय लिए हैं अब न्यायालय समीक्षा कर सकती है, न्यायालय समीक्षा कर सकती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों? क्योंकि हाफ स्टेटमेंट इसमें सही था, एक छोटी स्लाइड इसमें ऐड कर दी, गलत हो गया। इतना जो ये पार्ट है आपका ये रॉन्ग है, आगे का जो आपका पार्ट है वो सही है। सेकंड देखो, कारण कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही के लिए कार्यकाल के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इवन उनके जब उनका कार्यकाल है तब किसी तरह की आपराधिक या सिविल कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो अपने व्यक्ति, मान लो किसी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया कि कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति था, उसके बाद उन्होंने कार्यकाल के बाद कोई ऐसा अपराध किया है ना जिसको कि हम अपराध कह सकते हैं, तो ऐसे में कार्यकाल के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कार्यकाल के बाद डेफिनेटली गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि बेसिकली कि राष्ट्रपति और राज्यपाल व्यक्तिगत कार्यों के लिए आपराधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो कार्यकाल में है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, ये जो उनको उन्मुक्ति है ना कि आपराधिक कार्यों के लिए भी, इस बात को समझो, ये व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत कार्यों के लिए। तो व्यक्तिगत कार्य हेतु कार्रवाई से जो छूट है, कार्रवाई से उन्मुक्ति या छूट, कार्रवाई से उन्मुक्ति केवल कार्यकाल तक सीमित है, उसके बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल कार्यकाल तक सीमित है। सीमित है का मतलब इसके बाद लिमिट खत्म हो गई, कार्यकाल तक सीमित है मतलब बाद में गिरफ्तार डेफिनेटली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि बाद में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अरे भैया बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा? व्याख्या का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पहला ही गलत है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों ही सही नहीं है, कथन सही है, कारण गलत है, भैया दोनों ही गलत है। आंसर क्या हो गया? कथन और कारण दोनों ही इसमें गलत लिखे हुए हैं। आ गई ये बात समझ में कि हमने लोक अधिकारियों के विरुद्ध और सबसे पहले हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करी। बच्चों आपको समझ में आया नहीं आया जरूर बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, चलो पहले थोड़ी सी चर्चा मंत्रियों की कर ली जाए, ठीक है, कि जो मंत्री हैं आखिर इनका क्या है। ये बताओ कि जो हमारे देश में जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं, अभी आपने देखा कि
ये कुछ भी कह लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 भी है ना। आर्टिकल 105 क्या कहता है? इन्हें विशेषाधिकार देता है कि ये खुद को अभिव्यक्त करें ठीक तरीके से, और ये संसद में क्या कह रहे हैं, किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, आप उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो कुछ विशेष अधिकार की बात इनके लिए की गई है, कुछ प्रिविलेज इनको मिले हुए हैं, कुछ प्रिविलेज इनको मिले हुए हैं, कुछ विशेष अधिकार। ठीक है, जैसे कभी अपने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी ने जो भगवान शिव उनकी फोटो दिखाई कि क्या हम शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते क्या, इसके पहले किसी ने दिखाई, इस तरह की। तो वहां पर लोकसभा की नियम पुस्तिका का एक जो रूल है वो बताते हुए, जो वहां पर स्पीकर है ना, क्या कौन से स्पीकर चुने गए इस बार, पुराने वाले ही हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि रूल बुक के अकॉर्डिंगली किसी भी इमेज को आप नहीं दिखा सकते, किसी भी फोटो को आप संसद के अंतर्गत अंदर नहीं ला सकते, ये बात उसकी रूल बुक में लिखी हुई है। तो यहां पर देखो कि आखिर इन मंत्रियों का, ये अगर कुछ कानून के खिलाफ भी कर रहे हैं तो क्या इनका कोई विधिक उत्तरदायी है, इन्हें ठहराया जाए विधिक उत्तरदायी या नहीं? विधिक उत्तरदायी भारत में नहीं है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं ना, ब्रिटेन में है, मतलब हमारे यहाँ ये व्यवस्था ब्रिटेन से साम्य नहीं रखती, बल्कि ब्रिटेन के विपरीत है, क्योंकि ब्रिटेन में अगर कोई मंत्री कोई इलीगल कार्य करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो सही नहीं है, असंवैधानिक है, तब ऐसे में उसके खिलाफ मामला किया जा सकता है, अगर मामला लीगल है तो। लेकिन भारत में इस तरह का वो अपनी मंत्री जो मिनिस्टर जो है वो उस पर किसी तरह का कोई विधिक जिम्मेदारियां जो है वह नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि अगर मान लीजिए मंत्री ने किसी का खून कर दिया और वो सिद्ध हो गया, बाहर आ गई न्यूज, तब तो ऐसे में नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर मंत्री ने कोई आपराधिक कृत्य किया है, कोई आपराधिक कार्य किया है, तो आपराधिक कार्य के लिए तो वाद चलाया जा सकता है, आपराधिक कार्य के लिए वाद चलाया जा सकता है। ठीक है, चलो एक और बात हम पढ़ते हैं, आपराधिक कार्य के लिए वाद जो है वह चलाया जा सकता है। क्लियर है इतना? तो बेसिकली इनके खिलाफ सिविल न्यायालय, साधारण न्यायालय में मामला उसी तरीके से चलाया जाता है जैसे कि सामान्य नागरिक हुआ, तो सामान्य नागरिकों की तरफ मंत्रियों के आपराधिक कार्य, इनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए मामला डेफिनेटली चल जाता है। ठीक है, अब चलो अब आगे चलते हैं और इसमें हम ये देखेंगे बच्चों। अच्छा, एक बात ये कब उत्तरदायी नहीं, जैसे कि एक बात और इसमें समझ लो कि जो मंत्री मिनिस्टर से, मान लीजिए ये राष्ट्रपति को सलाह तो देते हैं ना, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहे हैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब इसके लिए इनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, उत्तरदायी नहीं होंगे। पर इनका उत्तरदायित्व किसके लिए है? इनका उत्तरदायित्व है अगर ये आपराधिक कार्य कर रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह, एज अ नॉर्मल पर्सन इनके खिलाफ केस हो सकता है, एज अ नॉर्मल पर्सन। छोटी छोटी सी बातें ऐसे लिख लिया करो, एज अ नॉर्मल पर्सन जो है वह केस हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो हम न्यायिक अधिकारी की बात करेंगे कि अगर कोई न्यायिक अधिकारी है तब ऐसे में क्या होगा। तो पहली बात तो देखो कि अगर ये अपना कार्य कर रहा है तो इसकी आधिकारिक कार्यों की जिम्मेदारी जो है, ठीक है, कि कोई न्यायिक अधिकारी है तो जब वो कार्य को कर रहा है तो उस दौरान तो वो अपने कार्य को करने के लिए जो उसको काम करने हैं उसके लिए वो मुक्त है, उसके लिए उसको छूट प्राप्त है। लेकिन याद रखना कि न्यायाधीश जो है, ठीक है, आधिकारिक जो कार्य है जब उससे निवृत्त हो गए तो बाद में सिविल न्यायालयों में उनके खिलाफ अगर किसी तरह का मुकदमा है तब डेफिनेटली चलाया जा सकता है। और अब हम आते हैं सिविल सेवकों पर, ठीक है, लोक सेवकों पर जो आप बनना चाहते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते हैं। निम्न पर विचार करें, संविधान में लोक सेवकों को उनके आधिकारिक अनुबंधों में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति है। आधिकारिक अनुबंधों मतलब कि अगर वो अधिकारिक अपने पद पर रहते हुए उस कार्य को कर रहे हैं, अपने पद के अकॉर्डिंगली उस कार्य को कर रहे हैं, तब ऐसे में क्या उन्हें न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होगी? आधिकारिक अनुबंधों में बिल्कुल होगी। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो अपनी अधिक, जैसे वो एक ऑफिसर है ना, तो ऑफिस एज अ ऑफिसर उन्होंने जो भी काम किए हैं तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा, यदि अनुबंध संविधान के नियमों के विरुद्ध है तो लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। जब वो सरकार का प्रतिनिधि था और ऐसा उस तरीके से काम कर रहा है तब जिम्मेदारी नहीं है, उसको कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है, आता है समझ में।
लेकिन संविधान के विरुद्ध जाके काम कर रहा है, तो हमारे देश में तो संविधान की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? अगर वो मान लीजिए कुछ ऐसा काम करता है तो ये व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होगा, ठीक है। वो क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। तो लोक सेवक को नागरिक गलतियों के लिए, लोक सेवक को नागरिक गलतियों के लिए सरकार के संप्रभु कार्यों के संदर्भ में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्तियां हो सकती हैं, लेकिन संप्रभु का न्यायिक जिम्मेदारी से उन्मुक्तियां, लेकिन गैर कानूनी कार्यों के लिए नहीं है। ये बात सही है। अगर उसने कोई गैर कानूनी कार्य किया है तब तो उसको उन्मुक्ति नहीं होगी, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से डेफिनेटली उत्तरदायी होगा। आधिकारिक अनुबंधों के हिसाब से ये न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्त होगा। यस, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें हाफ स्टेटमेंट सही है, गैर कानूनी कार्यों के लिए नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट भी तो सही है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो हमने जाना कि एक जो लोक सेवक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो आपराधिक अगर किसी तरह की कार्यवाही में लिप्त है, अपराध किसी तरह का किया है, तो डेफिनेटली उस पर केसेस चलेगा। लेकिन जब एज अ ऑफिसर उसके कार्यों को करने के लिए, है ना, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हमें अपना काम करने दीजिए, जो पुलिस काम करे उसे उसका काम करने दीजिए, तब आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो रूल्स के हिसाब से जा रही है। बट अगर वही पुलिस रिश्वत ले रही है, तब आप, वो क्या है, वो आगे जाके काम कर रहा है, वो रूल बुक में नहीं है कि आपको रिश्वत लेना है या फिर फर्जी एनकाउंटर करने हैं, तब ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें राइट है, ठीक है। अब देखो कुछ आर्टिकल्स आपको दिए हैं, लास्ट में याद करना है। कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकार, दायित्व संबंधी उत्तराधिकार पढ़ लिया हमने। अन्य मामलों में ये सारे अधिकार। 296 कहता है कि राज्य द्वारा अधिग्रहित, जब्त, चूक अथवा लावारिस संपत्ति। 297 कहता है कि देशीय, महादेशीय चट्टान, मूल्यवान संपत्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर संघ का अधिकार होगा। ये 297 कह रहा है। 297, 298 व्यापार जारी रखने की शक्ति की बात करता है। तो 299 संविदा की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स की। वाद और कार्यवाहियों की बात 300 करेगा। 301 राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए जो है वह देता है, ठीक है। आपका कार्यालय, आओ जल्दी से देखते हैं हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा। एक बार फिर बता दूं बच्चों, ये आपके लिए मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, ठीक है। इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके, सर्च करके, ये आपको क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। इसके अलावा जो बच्चे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहते हैं वो 2025 सो फाइन आर्ट के एनसीईआरटी के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, चौथा अपकमिंग अभी जो आपका सैटरडे आएगा 12 बजे लाइव होगा। तो हमने आज के सेशन में जो है वह बात की कि केंद्र, आप बताइएगा आपको जो सेशन है वह कैसा लगा, ठीक है। हमने जाना कि केंद्र व राज्यों की संपत्ति, हमने बात की सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्धवाद, हमने लोक अधिकारियों के विरुद्धवाद की बात की, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, न्यायिक अधिकारी, लोक सेवक, है ना, कब इनके खिलाफ, कब इन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है, कब इनके खिलाफ वाद किया जा सकता है। इसके अलावा हमने सरकार के अधिकार व दायित्वों में देखा कि आर्टिकल 294 से 300 और भाग 13 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान ने केंद्र और राज्य को एक लीगल व्यक्ति की तरह माना, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना, जैसे कि गॉड एनिमल, रिवर एंड कॉर्पोरेशन को माना। इसके अलावा हमने बात की 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि केंद्र व राज्यों की जो संपत्ति है, उत्तराधिकार, राजगामी, व्यक्तिगत स्वामित्व संपत्तियां, ये किसके अधीन आएंगी, सागरीय संपदा जो कि संघ के अधिकार में होगी, विधि द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण, 2 चीजों को 2 में बस नहीं किया जाएगा, बाकी सब में किया जाएगा, और आपको क्षतिपूर्ति भी नहीं देनी, पर राज्य मजबूर है इसमें तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। एक तो अगर आपने अल्पसंख्यक संस्थानों की जमीन ली है तो, और आपने किसी व्यक्ति की निजी खेती की भूमि ली है तो, और ये दोनों चीजें कब तय की गई, 44वें संविधान संशोधन में ये कहा कि संवैधानिक क्षतिपूर्ति आपको इन 2 मामलों को छोड़कर बाकी सब में खत्म कर दो। फिर कार्यवाही शक्ति में, एक कार्यकारी शक्ति में खरीदा बेची, है ना, ये सारे काम जो है वह सरकार कर सकती है। क्वेश्चन की हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। फिर हमने देखा कि सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध क्या वाद किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल 300 ऐसा कहता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि औपनिवेशिक भारत में ईस्ट इंडिया के खिलाफ किया जा सकता था, लेकिन उसके कर्मचारियों के खिलाफ वाद नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अब ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन को भी देखा अनुबंध संबंधी, और इसमें हमने पढ़ा कि राजा कभी गलत नहीं होता, इसलिए मंत्री ने अगर हस्ताक्षर किए तो मंत्री जो है वह जिम्मेदार है, और ये परंपरा ब्रिटेन की है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी की हमने बात करी,
कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ इसलिए था क्योंकि हमने इसमें जाना कि अगर मान लीजिए नागरिकों को जो है वह किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तब इसमें डेफिनेटली जो सरकार है वो उसमें उत्तरदायी होगी, जैसे कि हाल ही में हमने हाथरस और भगदड़ वाली जो बात करी थी। ठीक है, तो हमने इसमें जाना कि एक तो अगर आप संप्रभु के रूप में कार्य कर रहे हैं तब डेफिनेटली बात नहीं किया जा सकता, बट अगर आप असंप्रभु तरीके से काम कर रहे हैं तो इसके लिए किया जा सकता है। और इसमें हमने नागेंद्र मामले की बात की जिसमें कि राज्य की जो प्रतिरक्षा सिद्धांत है उसकी आलोचना की और सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जवाबदेही का सिद्धांत अपनाओ। कस्तूरी लाल मामले में क्या हुआ था, कहा था कि संप्रभुता का जो शब्द है ना जिसकी आड़ में सरकार बच रही है उसकी सीमित व्याख्या की और इसमें यह कहा कि नागरिक अगर सरकार से पीड़ित है उसको मुआवजा दो। ठीक है, तो नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी पर हमने देखा, प्रतिरक्षा का सिद्धांत, एक क्वेश्चन देखा बच्चों। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमने जाना कि लोक अधिकारी, और लोक अधिकारी में हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, न्यायिक अधिकारी, लोक सेवकों की बात की। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा। तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 75 पढ़ रहे हैं तो 71 से लेकर 75 पूरा रिवाइज कर लो। रिवाइज नहीं करोगे सारा साफ हो जाएगा। सो फॉर 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस है सीरीज है, आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स मेंस करंट अफेयर को समझने में। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। साथ ही अब तक क्या आपने 75 लेक्चर्स कितने किए हैं 75 में से, और नोट्स कितने के बनाए हैं, और अगर आपने कंटिन्यूटी से सारी क्लासेस भी फॉलो की है, नोट्स भी बनाए, तो आपको पॉलिटी में कितना जो रिफॉर्म है वह मिलता है कि ऐसा अगर आपने जीरो से शुरू किया था तो अब तक आप कहाँ हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।